आजकल यूथ मिसअंडरस्टैंड करते हैं अबाउट पॉलिटिक्स एंड अबाउट पब्लिक सर्विसेज। सो आपका इस बारे में क्या विचार है? मैंने कहा ना कि जैसे ही पहले पॉलिटिक्स का मतलब समाज सेवा होता था, हाँ जी, बिल्कुल सही। सोशल वर्क होता था। हाँ जी। पॉलिटिक्स की कोई भिन्न डेफिनेशन नहीं थी, उसका अलग कोई परिभाषा नहीं थी। ओके, लेकिन आज पॉलिटिक्स को एक अलग टर्म में परिभाषित कर दिया गया है बिल्कुल सही बात है। और सोशल वर्क को उससे निकाल दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है। आपके तो चारों बच्चे बाहर हैं, है ना? फिर बहुत सारे माँ बाप को यही डर रहता है कि उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। अगर एक बार बाहर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, ऐसी सोच के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओके, बच्चा सिंसियर है, फैमिली फर्स्ट रखता है, तो बच्चा यहाँ रहे या बाहर रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है। आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। आज दुनिया छोटी हो गई है, किसी बच्चे को कहीं से भी आने में कितना समय लगता है। अब मेरी बच्ची 2 जर्मनी के अंदर हैं, सुबह बात करते हैं, अगले दिन सुबह यहाँ आ जाती है। मेरी बच्ची अमेरिका के अंदर 18 घंटे में 16 घंटे में यहाँ पर आ जाती है, मलेशिया में या 5 घंटे में यहाँ पर आ जाती है। दूरी कहाँ पर है? सही बात है। दूरी नहीं है, ये दूरी नहीं रह गई है अभी। वो कोई बैलगाड़ी पे या तांगा पे चल के थोड़ी कहीं जाना है, या बाय रोड कहीं जाना थोड़ी है। आज का तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है। Hello everyone and welcome to the very first episode of Kia Consultant Global Leaders Podcast. I am your host Mahima Baruta and I'm genuinely excited to begin this journey with all of you. Through Kia Consultant, I have guided countless students and families towards the international education dreams. Along the way, I have met inspiring individuals, leaders, educators and global professionals whose experience can truly impact the next generation. The podcast is my way of bringing those voices to you, authentic conversations, real journeys and perspectives that help both students and parents understand the world of global education better. And for episode 1, I wanted someone truly special. Today we are honored to have with us Shri Hari Shankar ji, former MLA from the Indian National Congress and a proud alumni of prestigious Shri Ram College of Commerce. He has done BCom and MCom from SRCC. Also, he is the elected president of DU, that is Delhi University, in 1978. He is a respected leader who has dedicated his life to public service and education. His children have pursued their studies abroad and are now settled overseas, giving him a unique and personal perspective on global education and aspirations of Indian families. Hari Shankar ji, it is truly privileged to have you with us in our very first episode. Hello Hari Shankar ji. हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। आप मुझे आप एक बात बताइए, आप SRCC से एलुमनाई हैं, आपने अपनी BCom और MCom वहाँ से करी है, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस फील होता है कि व्हाट एक्सपीरियंस शेप्ड योर अर्ली थिंकिंग ऑफ द मोस्ट? देखिए, स्कूल तक हम बड़े स्टूडियस स्टूडेंट रहे हैं और बहुत मेहनत करके हमने SRCC में एडमिशन लिया था, क्योंकि SRCC एक ऐसा कॉलेज है जो पूरे एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। बिल्कुल। वहाँ का एडमिशन, जिस समय एडमिशन हमने लिया था 73 में, उस समय में एडमिशन मिलना मुश्किल था। ओके। 70% मार्क्स आने के बाद भी वहाँ एडमिशन में हम लास्ट में थे। ओके। एडमिशन मिला जरूर, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ, आई फील प्राउड कि मुझे SRCC में एडमिशन मिला और BCom और MCom मैंने वहाँ से किया है। MCom एडमिनिस्ट्रेशन SRCC में होता था, लेकिन उसकी सारी पढ़ाई, सारा कार्य जो है डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होता था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का और इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉमर्स का इंस्टीट्यूशन है। Okay. So, how did your time at SRCC influence your world view, leadership style and approach of life? देखिए, जब कॉलेज में हम लोग गए थे, हाँ जी। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। ओके। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन नाउ, बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, लेकिन चाहते थे कि उस समय UPSC क्रैक करें और इसी लाइन में हम जाना चाहते थे, और मैंने UPSC एग्ज़ाम भी दिया था। ओके। लेकिन उस समय क्योंकि पॉलिटिक्स में आ गए थे, वहीं रहते रहते हम लोग NSUI से जुड़ गए, कांग्रेस के जो स्टूडेंट विंग है उसके साथ कनेक्शन हो गया। 78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओह, वेरी नाइस। सो वो इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ। उसके बाद
लगातार पॉलिटिक्स में आज तक हैं, 45-46 साल हम लोगों को हो गए, राजनीति के अंदर ही हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। तो आप जनता के सेवक रहे हैं एज एन एमएलए, राइट? तो आपकी लाइफ के बिगेस्ट लेसन क्या रहे हैं इस जर्नी के दौरान? देखिए, ऐसा है कि जिस समय हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, उस समय राजनीति में जो लोग आते थे उनकी सोच अलग थी। ओके। उनके सामने कंसर्न्स और एम्बिशंस जो थे दूसरे तरीके के थे। आज जो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके सामने दूसरी चीज़ें हैं। ओके। हमारी प्रायोरिटी होती थी कि आइडियोलॉजी के साथ में जुड़ना है, सोशल वर्क करना है, लोगों की मदद करनी है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसके अंदर ये सब चीज़ें बदल गई। आज लोग पॉलिटिक्स में बाद में आते हैं, पहले ये सोचते हैं कि हमें मिलेगा क्या, हमें लाभ क्या होगा, आर्थिक लाभ क्या होगा, पद का लाभ क्या होगा। उस समय ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। तो मैं अपने काम के प्रति बड़ा वफादार रहा हूँ और बड़ा जुनून रहा है काम के प्रति। पूरी ईमानदारी के साथ में 45-46 साल कांग्रेस पार्टी के साथ में हमने गुजारे हैं। कहीं पार्टी छोड़कर भी नहीं हम गए और हमेशा स्टूडेंट्स को भी प्रोत्साहित किया है, उनको आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सर्वोच्च कमेटी है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, 6 साल उसका इलेक्टेड मेंबर में रहा हूँ। जिसका चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं 500 के करीब, जो बड़े रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, इंडिया के अंदर जाने जाते हैं, वर्ल्ड में जाने जाते हैं, वही लोग मिलकर उसको चुनाव करते हैं। उसके बाद में 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सर्वोच्च कमेटी है फाइनेंस कमेटी का 3 साल में मेंबर रहा हूँ। कोर्ट का मेंबर मैं आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो नाता है वो बड़ा पुराना है और ना कभी टूटने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि एक प्राइम यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है उसके साथ मेरा संबंध है। सर, आजकल यूथ मिसअंडरस्टैंड करते हैं अबाउट पॉलिटिक्स एंड अबाउट पब्लिक सर्विसेज। सो आपका इस बारे में क्या विचार है? मैंने कहा ना कि जैसे ही पहले पॉलिटिक्स का मतलब समाज सेवा होता था। हाँ जी, बिल्कुल सही। सोशल वर्क होता था। हाँ जी। पॉलिटिक्स की कोई भिन्न डेफिनेशन नहीं थी, उसका अलग कोई परिभाषा नहीं थी। लेकिन आज पॉलिटिक्स को एक अलग टर्म में परिभाषित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। और सोशल वर्क को उससे निकाल दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही गलत है। उसको ठीक करना पड़ेगा। और हम जैसे लोग इस मान्यता के लोग हैं कि राजनीति के अंदर जो व्यक्ति आए उसकी पृष्ठभूमि सामाजिक होनी चाहिए। तो जो नए युवा जो राजनीति के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस माइंडसेट से वो आएँ ताकि देश का उद्धार हो सके? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन के अंदर खुद का अपना गुजारा करना, गुजारे लायक कमाई करना बहुत ज़रूरी है। राजनीति करें लेकिन अपना व्यवसाय भी या अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए, परिवार की देखभाल करने के लिए कि उनके ऊपर निजी साधन उनके पास में होने चाहिए। वो ऐसा ना समझें कि राजनीति में आए और राजनीति से कमा के अपना घर का खर्चा चलाएं, तो वो जो भ्रष्टाचार में पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो शुरू से ही जो साथी मेरे रहे हैं और अब भी जो नए लोग जुड़ते हैं, मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि अगर राजनीति करनी है करें, बहुत समय रहता है, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय, खुद का कमाई का जरिया उनको पहले ढूंढना चाहिए, पहले बनाना चाहिए, उसके बाद राजनीति करें। थैंक यू। आपके बच्चे जो हैं वो बाहर से पढ़े हैं, राइट? तो आपको क्या मोटिवेट करा कि उनको बाहर भेजना ताकि वो बाहर की पढ़ाई कर सकें? मतलब कुछ तो आपके मन में विचार रहा होगा कि अगर ये बाहर जाएंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, या कुछ ऐसा आपके माइंड में था उनको भेजने से पहले? देखिए, ऐसा है, बच्चों को बचपन में भी संस्कारित किया जाता है। बिल्कुल सही। परिवार के, समाज के संस्कारों से जुड़ते हैं और एक दिशा उनको मिल जाती है जो सही होती है, किसी गलत काम में ना पड़े। जब वो उसके लिए परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद में वो उनकी सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या करने वाले हैं। हमने कोई प्रोत्साहित नहीं किया कि बाहर जाएं, बाहर से पढ़ें। उन्होंने खुद तय किया कि हमें बाहर जाना है, बाहर से पढ़ना है, बाहर काम करना है। लेकिन उनको साथ में ये भी मालूम था कि जो भी कुछ करना है बिल्कुल परिवार के संस्कारों के अनुरूप करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें परिवार की बदनामी हो, उनकी बदनामी हो, उनको नुकसान हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को संस्कारित जब करें आप, उस समय उनके अंदर ऐसे गुण कल्टीवेट करना चाहिए कि वो रास्ता ना भटकें, अपने सीधी लाइन के ऊपर चलें। जो मर्जी करें, दुनिया बहुत बड़ी है, जो मर्जी करें, फ्री हैं वो फ्री बर्ड हैं, अपना कुछ भी काम करें, कुछ भी जाए, कहीं भी करें, लेकिन वो सही रहेंगे। वो ना तो कोई ऐप करेंगे, ना गलत कामों में पड़ेंगे, ना घर की बदनामी करेंगे, ना अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। तो यही सोच हमारी थी। मेरे 2 बच्चे जर्मनी में हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं।
एक बेटी मेरी अमेरिका के अंदर है, ENY में काम कर रही है, सीनियर पोजीशन पे है। एक बेटी मेरी सबसे बड़ी है, उसके हस्बैंड भी और वो भी दोनों मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी है, वो डेंटिस्ट हैं दोनों। Okay. और उन्होंने हायर लेवल स्टडीज़ की हैं, दोनों उसमें प्रोफेसर हैं। Okay, very nice. So, as a parent, like, what advantages do you feel global education brings to Indian students? देखिए, एजुकेशन तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ हो गया है, लेकिन बाहर में और यहाँ में रात दिन का फ़र्क है। Okay. और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग इस कोशिश में लगे हैं कि बच्चों की मदद करें। अगर वो अपना कैरियर बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के बनाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करें, और वो कर रहे हैं। आज हर साल हज़ारों बच्चा हिंदुस्तान के डिफरेंट माध्यम से बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, बड़े बढ़िया काम करता है, अच्छी कंपनी ज्वाइन करता है। आप ये देखिए कि वर्ल्ड की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टॉप 5, टॉप 10, वो सब पढ़े तो हिंदुस्तान के अंदर ही हैं। बिल्कुल सही। बाहर भी एजुकेशन प्राप्त की है उनकी। आज वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, उसमें अगर आप शीर्ष पर देखेंगे तो हिंदुस्तान के लोग ही हैं। तो उसमें क्या बुराई है? देश का नाम भी करते हैं, अपना भी उन्होंने कैरियर को टॉप पर लेकर गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना के लिए बच्चों को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आप बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, घर की सेवा करेंगे, यही सब कुछ है, यही है। नहीं, उनको खुला छोड़ना चाहिए, उनकी मेंटल फैकल्टीज़ को विकसित होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इसलिए जो लोग इस काम में लगे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बाहर बच्चों को भेजने का काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, अच्छी तरीके से बच्चों को भेजते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और बाहर जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पर भी उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। Sir, how different do you find international education system in terms of exposure, independence and opportunities? बहुत फ़र्क है, जैसे मैंने पहले कहा। Okay. हालांकि मेरी एक बेटी जो है, जब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यहीं से प्लेसमेंट उसकी हुई और उसको एक कंपनी ने एंगेज कर लिया जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी। Okay. उसी कंपनी ने उसकी काबिलियत देख के उसको अमेरिका भेज दिया। Okay. अब वो कंपनी वाले उसको अमेरिका से वापस लाना नहीं चाहते। Okay. वो कहते हैं भी अब हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारी तो मजबूरी ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं, उनका काम छोड़ के जाएं। Okay. तो हम आई फील प्राउड कि मेरी बच्ची में इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट उसके अंदर है कि वहाँ पर जिनके लिए वो काम कर रही है वो उसको आने देना नहीं चाहते। तो एक्सपोजर तो है, वहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग मिलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं। तो आपकी जो डेवलपमेंट है, खाली खाना खाने से और सुबह उठ के रात को सो जाने से और बाज़ार मॉल में घूमने से नहीं होती है। जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों को सुनते हैं, उनसे आप इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बारे में सुनते पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है ज़िंदगी कितनी बड़ी है। ये सब चीज़ें बच्चों को आना चाहिए, और ये हिंदुस्तान में अकेले रह के नहीं मिल सकती है, बाहर जाके ही मिलना पड़ेगा आपको। किसी न किसी लेवल पे आज हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो ये सोचता हूँ कि पहले और बाद में कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए मैं बाहर ज़रूर जाऊँ ताकि मेरा एक्सपोजर हो। और जो प्रोग्रेसिव पेरेंट्स हैं वो तो ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एक्सपोजर होना चाहिए। Okay. हज़ारों बच्चा मैं जानता हूँ जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे यार दोस्त हैं, जानने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए बाहर भेजना चाहते हैं कि उनके अंदर एक स्वतंत्रता जो जीने की है वो उनके अंदर आनी चाहिए, वो उनके अंदर कल्टीवेट होनी चाहिए। ओके। आपके तो चारों बच्चे बाहर हैं, है ना? फिर बहुत सारे माँ बाप को यही डर रहता है कि उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे, अगर एक बार बाहर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। आपका उस बारे में क्या विचार है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, ऐसी सोच के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओके। बच्चा सिंसियर है, फैमिली फर्स्ट रखता है, तो बच्चा यहाँ रहे या बाहर रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है। आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। आज दुनिया छोटी हो गई है, किसी बच्चे को कहीं से भी आने में कितना समय लगता है। अब मेरी बच्ची 2 जर्मनी के अंदर हैं, सुबह बात करते हैं, अगले दिन सुबह यहाँ आ जाती हैं। मेरी बच्ची अमेरिका के अंदर 18 घंटे में 16 घंटे में यहाँ पर आ जाती है, मलेशिया में या 5 घंटे में यहाँ पर आ जाती है। दूरी कहाँ पर है? सही बात है। दूरी नहीं है ये, दूरी नहीं रह गई है अभी। वो कोई बैलगाड़ी पे या तांगा पे चल के थोड़ी कहीं जाना है, या बाय रोड कहीं जाना थोड़ी है। आज का तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है। कौन माँ बाप ऐसे हैं जिनका बच्चा बाहर पढ़ता है और दिन में अपने बच्चे से वीडियो कॉलिंग करके 2 बार बात नहीं करते? सही बात तो है। दूरी कहाँ है? बिल्कुल सही। ये तो सोचना गलत है। ये वो लोग सोचते हैं जो रूढ़िवादी लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इमोशनली वो ले नहीं पाते हैं। एज अ पेरेंट आपके बच्चे बाहर गए हैं
तो हाउ वाज योर इमोशनल फेस ड्यूरिंग दैट टाइम कि जब वो चले गए, आप कैसा महसूस करते? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन एज अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्योंकि उनके भी मन में बहुत सारे डर रहते हैं उस टाइम पे कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम कैसे फेस करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे बच्चे कैसे मैनेज करेंगे. सो एज अ पेरेंट आपको क्या फील हुआ था इमोशनली, क्या यू वेंट थ्रू जब आपके बच्चे बाहर गए थे? मैं इसको क्या मानता हूँ, वो बच्चे के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं. ओके. उनको खुद भी जिम्मेदार बनेगा, बच्चों के प्रति भी जिम्मेदार होना पड़ेगा उनको. सपोज आपका बच्चा अभी जा रहा है बाहर, राइट? तो कैसे वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करे और अपने बच्चे को भी प्रिपेयर करे ताकि वो इमोशनली वीक ना महसूस करे? क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि 1-1.5 महीने के बाद बच्चों को लगता है हमें वापस आना है, हम घर वालों को मिस कर रहे हैं, है ना? वो एक जर्नी रहती है उनकी जहाँ पर वो होम सिकनेस फील करते हैं. देखिए, ऐसे बच्चे जो होम सिकनेस फील करते हैं बहुत कम होते हैं. ओके. मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चा बाहर जाने देता है मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है. ओके. उसकी अपनी कन्विक्शंस होती हैं, उसके अपने जो है कमिटमेंट्स होते हैं, वो मजबूत रहता है. ये ठीक है, जब बाहर पहली बार बच्चा जाता है थोड़ा नर्वस महसूस करता है. समय जैसे जैसे गुजरता है वो अपने आप को मजबूत भी करता है, कॉन्फिडेंट भी बनता है और जिस काम के लिए गया उसको पूरा भी करता है. तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये. ओके. कि इमोशनली बच्चा महसूस करे, कमज़ोर महसूस करे. वो पेरेंट्स जो हैं उसको मजबूत बनाएं उसको. ओके. पहले तो पेरेंट्स ही तैयार नहीं होते हैं इमोशनली कि साहब हम अपने बच्चों को बाहर भेजें या नहीं भेजें. सही कह. लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है. अब इन मेजॉरिटी जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके पेरेंट्स भेजते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं जाइए, आप पढ़िए, आपकी ज़िंदगी है, इतना हमने करना था करा और आगे भी आपको हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे. ओके. तो ये सब चीज़ें रहनी चाहिए. आपको जैसे लग रहा है कि अब तो इंडिया बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है ग्लोबल फ्रंट पे भी. डू यू बिलीव ग्लोबल एक्सपोजर हेल्प्स यंगस्टर्स कंट्रीब्यूट बेटर टू द इंडियाज डेवलपमेंट वेदर दे रिटर्न और सपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज? It is already going on. Okay. I've given you the example of major companies in the world. Yeah, absolutely. All Indians are at the top positions in the companies. So what is the difference in that? और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो है डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? सही बात है. यहाँ बढ़िया बढ़िया कंपनीज आएंगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी और इक्विटेबल उनको सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अब आजकल आप देख रहे होगे या सुनने में भी आ रहा होगा कि हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं. तो इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है हमारी कंट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? क्योंकि जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन काइंड ऑफ कंसेप्ट चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी कंट्री थोड़ा पीछे महसूस करेगी होना? आप इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक कंट्री का सवाल है, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि कुछ नहीं फर्क पड़ता तो गलत है. ओके. देश का नुकसान तो होता ही है, लेकिन देश का नुकसान होने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे अगर यहीं रह के ऐसे माहौल और ऐसी परिस्थितियों के अंदर रह के अपने को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात है. जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ेगी, कंट्री के हर क्षेत्र में सुधार होगा, बच्चे जाएंगे ही नहीं बाहर. बाहर के बच्चे यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर आके, तो फिर हमारा बच्चा बाहर क्यों जाएगा? आज अमेरिका के बच्चे या यूरोप के बच्चे या दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ तो नहीं आते. हम वहाँ जाते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन हम उनको उतना तो दें कि जितना उनको वहाँ मिलने की उम्मीद हो रही है, और कोई पाबंदी कहीं जाने की है नहीं. बिल्कुल सही. तो मतलब अगर आपको ये मानना है कि अगर हम इंडिया में ही वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें तो शायद बच्चे बाहर नहीं जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, your children have been settled abroad yet stay deeply rooted to Indian values. How do you nurture that balance? We are very happy. We talk to them and we never feel that they are lacking in following the Indian culture in any respect. Sometimes when we feel this, we try to correct them. Okay. And they listen to us. There is no problem at all. आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जिस टाइप के संस्कार अगर आज के माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही दे दें, तो मुझे लगता है कि शायद उनको करेक्ट करने की भी हमें बहुत ही रेयरली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको अपने रूट से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों से जुड़ेंगे. उनको पता है कि अगर अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूँ कि अगर मतलब बनिया फैमिली को बिलोंग करते हैं या ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पे कल्चर में नॉनवेज अलाउड नहीं है और वो उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर, तो आई थिंक किसी भी पेरेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा बच्चों को बाहर भेजने के लिए. I give you a very simple example. Okay. I know a person, he is a friend of mine. His son got married to a girl who
lives in Goina, Okay. and their roots are for the last 155 years. Okay. Very first man of their family went to Goina by boat Okay. and settled there. उसके बाद में उसके परिवार की बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी होने के बाद में हमारे दोस्त का जो पुत्र है उसके साथ में उसकी शादी हुई. Okay. मैं ये जानता हूं कि वो लड़की सुबह 2 घंटे रोज पूजा करती है. ना उसका यहाँ जन्म हुआ, Okay. ना उसने कोई संस्कार ऐसे लिए जो हिंदुस्तान में रह के ले सकते हो, लेकिन पूजा पाठ करती है, भजन करती है और हर तरह की धार्मिक रीतियों को निभाती है. Okay. ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, जिम्मे करता है बच्चा अपने प्रति कितना जिम्मेदार है, कितना अवेकेंड है, कितना जागरूक है अपने प्रति, बिल्कुल सही. अपने जिम्मेदारियों का कितना उसको एहसास है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. बच्चा अगर गफलत में है और उसको होश ही नहीं कि मुझे क्या करना और क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है. सही बात. लेकिन मैं नहीं समझता कि अधिकतर बच्चे इसी रहते हैं, अपने प्रति जिम्मेदार महसूस करते हैं Okay. और अपने आप को बिल्कुल ठीक रखते हैं. उनको जीवन में एक ही लक्ष्य रहता है कि हम कैसे आगे बढ़ें. मतलब ये बहुत पते की बात करिए, इवन 150 साल पहले के गए हुए हैं और अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है. जी जी. हाँ जी. अब ये बहुत ही सीरियस. और मैं आपको बताऊं, हाँ जी. मैं मोजाम्बिक गया. हाँ जी. आज से कई साल पहले मोजाम्बिक गया. एक इंडियन डेलीगेशन था, उसमें मुझे मोजाम्बिक भेजा गया पार्टी की तरफ से. वहाँ पर जब हम थे तो हमें बुलाया गया. एम्बेसडर ने हमें कहा कि जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ, वो आपके ऑनर में एक लंच करना चाहती है. ओके. मैं वहाँ जाके देखा तो 200-250 लोग, लेडीज और जेंट्स, हिंदुस्तानी पोशाक में जो रेगुलर पहनते हैं वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर आए और शुद्ध खाना बनाया उन्होंने जो वो खाते हैं. और जब बातचीत हुई तो उनसे पता लगा कि पुश्तैनी हम लोग यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 जनरेशन से हम लोग यहाँ पर हैं. वेरी नाइस. उसमें 80% लोग तो वहीं पैदा हुए थे ओके. और शायद आज तक कभी इंडिया भी नहीं आए, लेकिन उनके रूट्स वही थे. आज भी उसको फॉलो करते हैं. मंदिर भी है वहाँ, गुरुद्वारा भी है वहाँ, सब उसी तरीके से चलता है. तो ऐसा मानना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करता है लोगों पे, जो लोग बाहर जाके रहते हैं और किस ढंग से अपना निर्वाह करते हैं. ओके. थैंक यू हरिशंकर जी. अब मुझे लगता है बहुत ही सीरियस माहौल हो गया, अब थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं. आप SRCC को एक शब्द में बताइए. The best institution and best work of my life. Always I will be proud of my association with SRCC. Oh, very nice. Your proudest accomplishment? Yes, of course. I've been to Congress Party for the last 50 years, and Congress Party has given me recognition. Okay. Congress Party has given me sense of responsibility towards public. Okay. And I'm more than satisfied. Okay. One value you want to give to the young children that they should hold on to forever? To be very honest, they have to be responsible for their own life. Okay, nice. India or abroad, where do you see more opportunities today? At both places. At both places. At both places. I will not say that abroad is the only option. I will say that India has many other opportunities. For as far the education is concerned and the independence of children, they should not be stopped to adopt education, taking education from abroad. Okay. Thank you, Harishankar ji, for your valuable time. Harishankar ji, thank you so much for sharing your experiences, wisdom and journey with us today. आज हमारा पहला एपिसोड है और हम ट्रूली ऑब्लाइज्ड है कि आपने अपने लिसनर्स को एक वैल्यूएबल लर्निंग दी जो वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं. टू एवरी वन लिसनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एपिसोड 1 ऑफ किया कंसल्टेंट ग्लोबल लीडर्स पॉडकास्ट. दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड मेनी मोर इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस अवेट यू. I am Mahima Baruta signing off. Stay curious, stay inspired, and remember, your global future begins with the right guidance. Thank you for tuning in.